हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कुछ समिट्स को पहले स्टार्ट करेंगे, कुछ सम्मेलन को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करेंगे। तो समिट्स पहले स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। देखिए पहला हम देखेंगे 13th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, 13वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो देखिए ये पूछेगा कि कौन सी ये थी, तो ये 13वीं थी और कहाँ पे हुई, ये सिंगापुर में हुई, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंटेशन दिया। और जब भी कोई समिट्स होती है, जब कोई सम्मेलन होता है तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सामरिक मुद्दों पे बातचीत होती है, बहुपक्षीय सहयोग की बातचीत होती है। तो ये जो है बहुपक्षीय सहयोग और ये सारी चीज़ें जो है बातचीत हुई, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे समिट्स में होता है, ठीक है, कॉमन है। तो 13th ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्या, 13वीं ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था और कहाँ पे हुआ, ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है आपका सिंगापुर में नवंबर 2019 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कवर करना है वो है 11th ब्रिक्स, ठीक है, 11th ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को देखेंगे, देखिए ब्रिक्स जो है ब्राजीलिया में संपन्न हुआ, ठीक है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो जायर बोल्सोनारो, ठीक है, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, उनकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स हुआ वो 11th ब्रिक्स था ये, ठीक है। 13th आपकी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था और 11th ब्रिक्स था, ये ब्राजीलिया में हुआ, अध्यक्ष थे जायर बोल्सोनारो। थीम क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर, ठीक है, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, हिंदी में बोलते हैं इसको, थीम थी ये, ठीक है। और ये जो है आपका ब्राजीलिया में हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे COP 25, ठीक है, COP 25। तो देखिए जो COP 25 है, पहली बात तो एग्जाम में आएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है, इसका आयोजन स्पेन मैड्रिड में हुआ, ठीक है, स्पेन मैड्रिड में हुआ COP 25, ठीक है। COP 25 का आयोजन स्पेन मैड्रिड में हुआ। मेनली जो COP होता है वो जलवायु परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो किस पे हुआ, ऑन द फ्रेमवर्क UN यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है। इसका शीर्ष निकाय जो है वो COP है, ठीक है, और इस बार COP 25 हुआ था, ठीक है, COP 25 हुआ था। ये किस लिए है, UN फ्रेमवर्क है, ये कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इसका मुद्दा था, क्लाइमेट चेंज के लिए जो है COP आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए इसमें जो, अच्छा, कोप का फुल फॉर्म अगर समझ लीजिए क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC का शीर्ष जो है निकाय है, ठीक है, शीर्ष निकाय है ये आपका COP 25, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है सार्क, ठीक है, सार्क जो है 2020 सार्क देखेंगे ये क्या था। देखिए सार्क जो है यही पूछेगा कि सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, ठीक है, सार्क सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजन क्यों किया गया, कहाँ पे हुआ, क्योंकि ये वर्चुअल हुआ था तो कहाँ के हुआ कि क्वेश्चन आएगा नहीं, है कि क्यों किया गया। तो देखिए ये PM मोदी के आह्वान से किया गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि PM मोदी का आह्वान था, ठीक है ना। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पे सार्क 2020 का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ और ये कब हुआ, 15 मार्च 2020 को। कब हुआ, 15 मार्च 2020 को हुआ। किस लिए हुआ, कोरोना की महामारी, जो कोरोना है उसकी महामारी के कारण इसका आयोजन किया गया, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। तो ये आपका है हमारा ये हो गया। अच्छा, ई डिप्लोमेसी, एक चीज़ होती है ई डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है। देखिए ई डिप्लोमेसी क्या होता है कि देखिए वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से जो दुनिया भर में जो मुलाकातें, राजनयिक मुलाकातें हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाई और इसकी वजह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ा और इसी को जो है कहा जाता है राजनयिक संबंध स्थापित करना, इसी को पूरा ई कूटनीति कहा जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति, मतलब हम सामने जो है फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो रहा है लेकिन वर्चुअली जो है सारी चीजें बातचीत हो रही है, इसको ई कूटनीति का नाम दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है भारत व ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आभासी शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहले आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, ये पहला जून 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखिए इस अवसर पर दोनों देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दोनों ही तरफ से हिंद प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। किसके लिए था, ये हिंद प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए था, ठीक है, हिंद प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए था। ये 9 समझौते, टोटल 9 समझौते जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए। सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास
की बात की गई, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास और साझा गतिविधियों में वृद्धि करने की बात की गई, रक्षा में सहयोग करने की बात की गई। तो ये हमारा जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया था, 9 समझौते टोटल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2020 में भारत में आयोजित रॉयल सीना डायलॉग की थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो रॉयल सीना की जो है थीम के बारे में पूछ लेगा, तो थीम देखिए थीम क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ORF बोलते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, और भारतीय विदेश मंत्रालय यानी भारत की विदेश मंत्रालय द्वारा 14 टू 16 जनवरी 2020, देखिए यहाँ पे है 14 टू 16 जनवरी 2020 में रॉयल सीना डायलॉग का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये जो थीम थी, इसकी थीम है द नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। क्या है थीम है? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, या फिर ऐसे थीम दे देगा, पूछ लेगा किसका था ये, तो ये आपको बताना पड़ेगा रॉयल सीना डायलॉग को, या फिर सीधे पूछ लेगा रॉयल सीना जो डायलॉग है उसका थीम क्या था। ठीक है, कौन जो है इसको जो आयोजित करता है, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों लोग मिलकर करते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है सागरमाला। ठीक है, सागरमाला, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ, सागरमाला संवाद 2020। ठीक है, तो देखिए सागरमाला संवाद 2020 का थीम, इसमें भी थीम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रद्द किए गए सागरमाला संवाद 2020, देखो ये रद्द कर दिया गया था, तो इसका जो है थीम क्या था? थीम ये था द क्लाइमेट, देखिए द क्लाइमेट माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, द क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या है? क्लाइमेट, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो है इसका सागरमाला संवाद 2020 का थीम है। क्या है? द क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो है आपका जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ये सागरमाला का जो है थीम था, जिसको रद्द कर दिया गया था कोविड के चलते। ठीक है, अब देखिए आसियान देशों के आभासी सम्मेलन के बारे में हमें बताना है कि जो है वर्चुअल समिट जो आसियान का हुआ था उसके बारे में बताना है। तो देखिए जो इसकी अध्यक्षता है, कोविड-19 के चलते आप बार-बार ये चीजें हैं, आभासी शिखर सम्मेलन जहां भी होगा उसकी वजह है कोविड-19। ठीक है, इसके प्रसार को रोकने के लिए आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसको आसियान बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन देशों का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। अब ये जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता वियतनाम द्वारा की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष कौन था? वियतनाम था। ठीक है, अध्यक्षता वियतनाम द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए आसियान में मेंबर्स कितने हैं अगर हम देखें तो इसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम के ने जो है भाग लिया। तो एग्जाम में आ सकता है किसने किसने भाग लिया है, तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिर म्यांमार, फिर फिलीपींस, और फिर जो है 8वां आपका सिंगापुर हो जाएगा, 9वां थाईलैंड और 10वां वियतनाम। तो 10 कंट्रीज हैं, तो ये 10 कंट्री का नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और इसके अलावा 3 आसियान सहयोगी देश भी थे। कौन कौन से थे? 10 मेंबर्स के पास देखिए हमें यहाँ पे लिखा है 10 + 3। ठीक है, 10 मेंबर्स वो थे, और 3 मेंबर्स और थे जिनका क्या नाम था, जो कौन सी थी? इंडिया, सॉरी ये आपकी थी चीन, जापान और साउथ कोरिया। इंडिया नहीं थी, चीन, जापान एंड साउथ कोरिया थी एशियान 10 + 3, चीन, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है इंडिया EU जो है वर्चुअल समिट, इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट। ठीक है, इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट। तो देखिए ये 15वीं शिखर सम्मेलन थी, कौन सी थी? 15th शिखर सम्मेलन थी 2020-25 में। किस लिए किया गया था? 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग समझौते के नवीनीकरण के लिए। किसके लिए? जो वैज्ञानिक सहयोग है और समझौते उसके नवीनीकरण के लिए, जैसे जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रोटेक और जैव स्वायत्ता, ये सारी चीजों के लिए जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2020 से 25 तक का टारगेट है कि 25 तक जो है इन क्षेत्रों में हम और अधिक काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रोहिंग्या मामला। ठीक है, तो रोहिंग्या मामला क्या था? ठीक है, रोहिंग्या मामले में अगर हम देखें तो देखिए हाँ, गाम्बिया के OIC क्या है? मुस्लिम देशों का एक संगठन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें जो है गाम्बिया की तरफ से गाम्बिया ने OIC की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला उठाया, रोहिंग्या का मामला उठाया। किसने उठाया? गाम्बिया ने। ठीक है, गाम्बिया एक कंट्री है, उसने जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामला उठाया, और उसने जो है
उसका जो रिस्पांस था उसमें दिसंबर 2019 में आंग सान सू की ने दिया। उन्होंने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार का पक्ष रखा। किसने? आंग सान सू की ने। ठीक है, म्यांमार की है ये आंग सान सू की। इन्होंने जो है म्यांमार का पक्ष रखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इन्होंने जो है देखिए जो म्यांमार में जो ये रोहिंग्या है उनको पूरी जो है यहाँ पे देखिए सब शॉर्ट चीज़ों में लिखा गया, शॉर्ट फॉर्म्स में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन, बहुत ज़्यादा बुक पलटने की जो है हमें टाइम नहीं होता है। तो शॉर्ट अगर हम नोट्स बनाते हैं और उसको हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, उसको हम एक बार वीडियो देख लेंगे तो हम वीडियो में क्या फ़ायदा हो जाता है ना कि अगर आप 1.75 या 2x या फिर 1.5 करके देखते हैं तो आपका बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से एक बार रिविजन हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है इनको, विदेशी निवासी या सहयोगी जो है आपका नागरिक का दर्जा मिला है। किसको? ये जो आपके रोहिंग्या लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सजाति समूह है। ये रोहिंग्या क्या है? सजाति समूह है, मतलब एक ही जाति के समूह है, मतलब मुस्लिम लोग हैं रोहिंग्या, और इनको वहाँ पे जो है ऐसी कोई नागरिकता, पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है। इनको विदेशी नागरिक या सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा रखाइन राज्य में रोहिंग्या गाँव पर एक क्रूर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, रोहिंग्या गाँव पर एक क्रूर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इम्पीटस कहाँ से आया था ये भी आपको जानने की जरूरत है। इम्पीटस जो है रोहिंग्या वालों ने ही दिया था, उसके बाद कार्यवाही की गई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कुलभूषण जाधव जो प्रकरण है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इंडिया की तरफ से 3 मार्च 2016 को देखिए 20 मई 2020 में पाकिस्तान द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसने कुलभूषण जाधव प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर पूरी तरीके से पालन कर लिया है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम पूरी तरीके से हमने फॉलो किया है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो न्यायालय है उन्होंने जो कहा उसको हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, अब देखिए 17 जुलाई 2019 को नीदरलैंड में द हेग में, ठीक है, नीदरलैंड में द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। पूछ लीजिएगा एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो द हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, अपने एक फैसले में भारतीय नागरिक जो कुलभूषण जाधव है उनकी फांसी की सजा पर रोक सुनाई थी। ठीक है, और उसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने इस पर पुनर्विचार करने को कहा कि पाकिस्तान जो है फांसी की सजा न सुनाए, इस पर पुनर्विचार करे। ठीक है, अब साथ ही न्यायालय ने पाकिस्तान से जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही। ठीक है, काउंसलर एक्सेस अभी हम देखेंगे काउंसलर एक्सेस क्या होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको कहा कि काउंसलर एक्सेस जाधव को दी जाए। मतलब क्या है कि इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं उनको मिलने की जो है अनुमति दी जाए जाधव से। ठीक है, तो देखिए मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पाकिस्तान का दावा था कि उसने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि इनको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने इनको ईरान से गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि ये जासूस, और उन्होंने क्या कहा कि ये जासूस नहीं थे। ठीक है ना, ईरान से गिरफ्तार किया गया था, और इनके बाद पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में जाधव की जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था। अब हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात की गई है, तो काउंसलर एक्सेस है क्या? ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा देखिए फांसी की सजा की बात कर दी गई, तो उस पर रोक। देखिए पाकिस्तानी अदालत के खिलाफ भारत ने इस प्रक्रिया का जो काउंसलर एक्सेस वियना कन्वेंशन है, ठीक है, वियना कन्वेंशन पहले हम जान लेते हैं। तो वियना कन्वेंशन जो है 1961 में जो है अस्तित्व में आई थी वियना कन्वेंशन, और इसके तहत जो है क्या किया गया है कि राजनयिक जो है उनको विशेष अधिकार दिया गया है। इस संधि के तहत 85 आर्टिकल्स हैं टोटल, ठीक है, वियना कन्वेंशन में, और भारत ने कुलभूषण जाधव का मामला इसी संधि के तहत उठाया था, वियना कन्वेंशन के जो है तहत ही ये मामला उठाया था। ठीक है, तो ये जो है हमारा वियना कन्वेंशन हो गया। और काउंसलर एक्सेस में ये होता है कि जो यहाँ के राजनयिक हैं उनको जो है, या जो इस मुद्दे से जुड़े हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अनुमति दी जाए कि वो कुलभूषण जाधव से पाकिस्तान में मिल सके, उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट है इटली मरीन विवाद। ठीक है, इटली मरीन विवाद क्या है? तो देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत की दलील को खारिज कर दिया। एक होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उन्होंने जो है भारत की एक दलील थी उसको जो है खारिज कर दिया है। ठीक है, तो भारत की दलील क्या थी कि जो आरोपी हैं इटली में, कुछ आरोपी थे, 2 लोग ऐसे थे जो इंडिया में एक
एनरिका लेक्सी, अब ये याद रखिएगा, एनरिका लेक्सी एग्जाम में पूछ ले कि क्या है। तो एनरिका लेक्सी एक टैंकर था, उससे जो है 2 इटालियन इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया के 2 नाविकों को गलती से उन्होंने गोली मार दी थी, मतलब जो है लुटेरा समझ के, समुद्री लुटेरा समझ के उनको गोली मार दिया गया था। तो इंडिया का ये कहना है कि जो आरोपी है उन पर मुकदमा भारत में जो है चलाया जाए, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहती है कि ये मुकदमा भारत में चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो है दलील इंडिया की उसको खारिज कर दे रही है। आरोपी ने भारत की अनक्लॉज UNCCOS, ठीक है, अनक्लॉज जो है उसको जो है क्या किया, समुद्री संधि के आर्टिकल 87(1)(a) तथा 90 के तहत भारत के नौवहन संप्रभुता का उल्लंघन किया है, ये मानती है। ठीक है, परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो ये मानती है कि भारत के अनक्लॉज, ये यानी कि अनक्लॉज क्या है, ये समुद्र का एक नियम होता है कि कितने जो है नॉटिकल माइल तक हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो अनक्लॉज की संधि है उसमें आर्टिकल 87(1)(a, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 87(1)(a), आर्टिकल 87(1)(a) तथा 90, ठीक है, 87(1)(a) और 90 के तहत जो है भारत के नौवहन संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है उइघुर मामला। तो देखिए उइघुर कौन है, उइघुर मामला क्या है। तो देखिए जुलाई 2020 में उइघुर समुदाय के लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख किया। ठीक है, तो उइघुर लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है की तरफ जो है उन्होंने अपना, उनके खिलाफ जो है जो अत्याचार हुए थे उसको लेके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। ठीक है, अब देखिए जो उइघुर होते हैं वो कौन है, ये तुर्की भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम है। कौन है ये, टर्की भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम है। मध्य एवं पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक रूप से संबद्ध है। ठीक है, मध्य एशिया या पूर्वी एशिया से ये कल्चरली जो है ये रिलेटेड है। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है चाइना का शिनजियांग। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है चाइना का शिनजियांग, वहाँ पे उइघुर स्वायत्त क्षेत्र जो है वहाँ पे है, यहाँ के मूल निवासी हैं और इनका चाइना उत्पीड़न कर रहा है। तो ये सबूत उत्पीड़न के खिलाफ जो है उइघुर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि उइघुर कहाँ पे अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल जो प्रोविंस है शिनजियांग जो एरिया है उइघुर स्वायत्त क्षेत्र, वहाँ के ये मूल निवासी हैं। इनका जो है चाइना के द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये टर्की भाषी जो है अल्पसंख्यक है। ठीक है, अब देखिए इसमें यही है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि 59 चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। और वो कैसे किया गया है, वो आर्टिकल 69, कौन सा 69A ऑफ IT एक्ट, ठीक है, आर्टिकल 69A ऑफ IT एक्ट 2009 उसके अंतर्गत जो है इसको बैन किया गया था। तो याद रखिएगा 69A IT एक्ट जो है 2009 के अंतर्गत इसको बैन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है भारत व चीन के बीच झड़पें। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई थी वो 20 अगस्त 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख, कहाँ पे, पूर्वी लद्दाख में पोंगोंग सो, ठीक है, पोंगोंग सो में जो है ये झड़प हुई थी। और लद्दाख के गलवान क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे, पोंगोंग सो और लद्दाख के पूर्वी लद्दाख, कहाँ पे, पूर्वी लद्दाख के पोंगोंग सो और लद्दाख के गलवान क्षेत्र में झड़पें हुई थी। LAC के समीप जो है ये सिक्किम नाथुला, और नाथुला नहीं है, नाकुला है। ठीक है, सिक्किम में नाकुला और लद्दाख, ठीक है, नाकुला और लद्दाख पोंगोंग सो के पास जो है ये झड़पें हुई थी, LAC के समीप ये हुई थी। ठीक है, विवाद क्या था, विवाद ये था कि 20 साल से चीनी सीमा पर 255 किलोमीटर लंबी सड़क जो थी, ठीक है, जिसका नाम है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, लेह को ये लद्दाख से जोड़ती है। इस पे 13 से 16 फीट ये ऊंची हाइट पे ये आपका ये सड़क है। ठीक है ना, तो देखिए ये सड़क बहुत ऊंची है, इस पे जो है भारत जो है सड़क का निर्माण करा रहा है, इससे चीन को प्रॉब्लम है, इसलिए जो है यहाँ पे इस तरीके से अग्रेशन बार बार दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इशू है। और ये जो है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, दारबुक से जो है श्योक नदी पे दौलत बेग ओल्डी पे एक सड़क बनाई जा रही है। ये 255 किलोमीटर लंबी सड़क है, ये लेह को लद्दाख से जोड़ देगी। ठीक है, लद्दाख से जुड़ने के बाद इंडिया की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, चाइना को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। और ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची जो है ये आपका रोड होगा, जिसका नाम है जो होगा 13 से 16 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर जो 13 to 16,000, हाँ 13 to 16,000 फीट हाइट पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी। नेक्स्ट है हमारा POK में पाक और चाइना परियोजनाओं पर कार्य। ठीक है, POK में पाक और चाइना परियोजनाओं पर कार्य। देखिए ये जो पाक और चाइना का जो काम हो रहा है वो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है ये। पहला तो हमारा है डायमरबाद। ठीक है, डायमरबाद जो है ये जो है परियोजना पर हस्ताक्षर किया है चाइना और पाकिस्तान ने। ठीक है, चीन और पाकिस्तान ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किया। ये परियोजना है
परियोजना पर पाकिस्तानी सेना के व्यावसायिक इकाई और चीनी पावर कॉरपोरेशन का हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ये डायमर बांध कहाँ पे होगा? ये सिंध नदी पर होगा। सिंध नदी पर होगा, ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन में है। ठीक है, डायमर बांध सिंध नदी पर गिलगित बल्तिस्तान रीजन में होगा। ये इस पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी वो 4500 मेगावाट। ठीक है, कितनी? 4500 मेगावाट की, और इसकी ऊंचाई है 272। इसमें आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। डायमर बांध आपको जो है जानना है कि कौन से कंट्रीज का जो है कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो है डायमर बांध सिंधु नदी पर बनेगा, चाइना और पाकिस्तान मिलके बना रहे हैं। ये वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है जो डेवलपमेंट चाइना और पाकिस्तान मिलके कर रहे हैं, ये परियोजना है। ठीक है, दूसरा हमारा है कोहला जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये डायमर कहाँ पे? ये जो है डायमर बना है सिंधु पे, कोहला झेलम पे बना है। ठीक है, इससे जो है 11.24 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दूसरा हमारा है आजाद पठान जल विद्युत परियोजना। ये भी कहाँ पे है? ये भी झेलम पे है। फिर है करोत जल विद्युत परियोजना, ये भी झेलम पे है। चकोटी जल विद्युत परियोजना, ये भी झेलम पे है। और माही जो है जल विद्युत परियोजना, ये माही पे है। तो सिर्फ आप डायमर बांध सिंध पे है, बाकी ये सारी जो परियोजनाएं हैं वो झेलम पे है। तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सी परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इंडिया चाइना, अब चाइना और पाकिस्तान। तो ये आपका है डायमर बांध परियोजना, कोहल जल विद्युत परियोजना, आजाद पठान जल विद्युत परियोजना, करोत जल विद्युत परियोजना, चकोटी आपका ये परियोजना है, और इसके बाद माही। ठीक है, तो इतने पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो है इसमें कुछ और हैं टॉपिक्स, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।